हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी इन हिंदी मीडियम में। और उसमें चैप्टर का नाम है हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन। यह चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 से मैं स्टार्ट करने वाला हूं हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन नाम के चैप्टर को। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा और नॉलेज भी प्राप्त कीजिएगा। इन नोट्स के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन नोट्स आपको तैयार हो जाएगा इससे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन। अब देखिए इस चैप्टर का जो नाम है हाइलो एल्केन, तो हाइलो एल्केन आखिर क्या है हाइलो एल्केन यह दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइलो और एक एल्केन। हाइलो मतलब होता है हाइलोजन, हाइलो मतलब होता है हाइलोजन, और एल्केन मतलब होता है एल्किल श्रेणी, एल्किल कोई। एल्केन मतलब होता है कोई एल्किल समूह। अब हाइड्रोजन मतलब एक्स का हुआ आता है क्लोरीन और यही सब हाइड्रोजन परिवार के तहत फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन होते हैं। और एल्केन में एल्किल समूह में आर, इसको आर के माध्यम से दर्शाते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के माध्यम से जो भी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन या मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटेन या मेथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन आगे तक जितने भी होते हैं वही हम लोग का क्या होते हैं, आर होते हैं। तो हाइलोजन और एल्केन दोनों मिलकर बनाते हैं हाइलो एल्केन, यानी आर और एक्स। हाइलोजन और एल्केन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइलो एल्केन। इसको एल्किल हाइलाइट के नाम से भी जाना जाता है, एल्किल हाइलाइट के भी नाम से जानते हैं और हाइलो एल्केन के नाम से भी जाना जाता है इसे। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइलो एरिन। हाइलो एरिन, हाइलो मतलब समझ ही गए हाइलोजन समूह, और एरिन मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक मतलब जो चारों तरफ से घिरावदार जो बंद होता है। तो जब कोई हाइलोजन और एक कोई एरोमेटिक आपस में जब मिले होते हैं तो वही हम लोग क्या कहलाता है, हाइलो एरिन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एरोमेटिक में बेंजीन ले लेंगे, ये बेंजीन का सूत्र होता है। बेंजीन में जब एक्स हाइड्रोजन समूह को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो हम लोग का हाइलो और एरिन समूह जुड़ जाता है, जिसे हम लोग हाइलो एरिन कहते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि हाइलो एल्केन और हाइलो एरिनो का नामकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में। हाइलोजन तथा हाइलो एरिन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। उसमें पहला है हाइलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर। अब हाइलोजन कितने परमाणु होते हैं किसी एल्किल समूह में, उसकी संख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया गया, बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया, विभाजित किया गया है। जैसे एग्जांपल में लोग देखते हैं CH3Cl, एक क्लोरीन है तो मोनो, हाइलोजन समूह तो हाइलो, या हम लोग क्या लिख देते हैं, एल्किन समूह एक है तो एल्केन लिख सकते हैं। इसके स्थान पर वो क्लोरीन भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हाइलो का ये। अब देखिए सब के सब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर भी हाइलो कर सकते हैं हम लोग। चलिए बता रहे हैं, तो मोनो हाइलो एल्केन, दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन समूह डाई हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, तीन क्लोरीन ट्राई हाइलो एल्केन, चार क्लोरीन है तो टेट्रा हो जाता है, 4 से क्या होता है, टेट्रा होता है, टेट्रा हाइलो, और एक एल्किल समूह तो एल्केन समूह। एरिन समूह होता तो बेंजीन से, जब किसी बेंजीन से कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता हो तो उसे हम लोग कहेंगे मोनो हाइलो एरिन। मोनो एक है तो मोनो, हाइलो है तो हाइलो, एरिन समूह जुड़ा है तो एरिन। यदि दो लोग जुड़े होते हैं तो इसे क्या नाम हो जाता, एक्स एक्स, दो हाइड्रोजन समूह है
तो डाई हाइलो एरिन। यदि 3 लोग वही जुड़े होते हैं, तीन है तो ट्राई हाइलो। हाँ, तो इसके पहले हम लोग हाइड्रोजन परमाणुओं के उनकी संख्या के आधार पर हम लोग देखे थे कि कौन सा परमाणु क्या क्या वाला, कौन सा हाइड्रोजन परमाणु किस कितने कितने कहाँ कहाँ पर है, कैसे जब जुड़ा रहेगा उसके अनुसार देखे थे। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की स्थिति के अनुसार कि उनकी स्थिति कहाँ पर होगी तो उसका क्या नाम होगा। यदि प्राथमिक कार्बन पर है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा, यदि द्वितीय कार्बन पर है तो द्वितीय एल्किल हैलाइड होगा। अब ये प्राथमिक कहाँ पर होगा, द्वितीय कहाँ पर होगा या तृतीय कहाँ पर होंगे, इसको हम उसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि एक एग्जाम्पल जो समझाने जा रहा हूं इसको समझ जाएंगे तो आप समझिए इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए CH3, यहाँ पर कार्बन ले लीजिए CH3 C CH3 H CH3 CH CH3 और CH2 CH3। तो यहां पर देखिएगा, यहां मान लीजिए 1 मान लेते, चाहे छोड़ दीजिए। तो यह जो कार्बन है किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। जब कोई कार्बन किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं प्राथमिक कार्बन, इसको कहते हैं प्राथमिक। इस कार्बन को कहेंगे हम लोग प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक यानी प्राइमरी। प्राइमरी हम लोग दर्शाते हैं एक अंश से। अब जब कोई कार्बन यहां पर देखेंगे, जब कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको चाहे तो आप लोग यहां पर भी लिख सकते हैं, ना चाहो तो वहीं पर लिख लीजिए, वो भी सही था। यदि कोई कार्बन 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यह कार्बन 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो इसको कहेंगे द्वितीयक कार्बन, और हाइड्रोजन को कहेंगे इस हाइड्रोजन को कहेंगे द्वितीयक हाइड्रोजन, जबकि इस हाइड्रोजन कहेंगे प्राथमिक हाइड्रोजन। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक यानी सेकेंडरी। इसको दर्शाते हैं 2 अंश के माध्यम से। अब यहां कार्बन देखेंगे, यह कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो इसको कहेंगे टर्शियरी तृतीयक। तृतीय कहेंगे टर्शियरी। इसको दर्शाते हैं 3 अंश से। ये 3 टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता हो तो उसको कहते हैं नियो। तो इसको आप लोग समझ जाइए। यदि एक कार्बन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे प्राथमिक, क्योंकि यह कार्बन एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अगर किसी कार्बन परमाणु से अगर नहीं जुड़ा है तो इसको कहेंगे प्राथमिक कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन। इसको दर्शाते हैं एक अंश से। यहाँ पर देखेंगे, यदि कोई कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको कहेंगे द्वितीयक कार्बन, और इस हाइड्रोजन कहेंगे द्वितीयक हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन कहेंगे प्राथमिक हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखेंगे, यदि कोई कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसको कहेंगे तृतीयक कार्बन यानी टर्शियरी। इसको 3 अंश के माध्यम से दर्शाते हैं। और यह जो कार्बन होता है 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे नियो। तो इसको समझ जाइए। अब उसके आधार पर इसको हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, यह जो हाइड्रोजन परमाणु है इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको कहेंगे द्वितीयक। यानी यह जो कार्बन है 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको कहेंगे द्वितीयक कार्बन, जिसका नाम हो जाएगा द्वितीयक। और द्वितीयक जो कार्बन है वो
उससे जुड़ा द्वितीय कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड या कह सकते हैं 3 अंश एल्किल 2 अंश एल्किल हैलाइड कह सकते हैं, इसको 1 अंश एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा, यह कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे तृतीय कार्बन हुआ। अब जब तृतीय कार्बन से जब कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ होता है तो इस हाइड्रोजन को कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। यह नाम हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तीसरा देखेंगे एलिलिक हैलाइड, स्थिति के आधार पर, संख्या के आधार पर हो गया। अब तीसरा हम लोग का है एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड किसे कहेंगे उसको हम लोग देखेंगे कि एलिलिक हैलाइड का डिफिनेशन यह होता है कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और वह sp3 कार्बन परमाणु sp2 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उस यौगिक को हम लोग कहेंगे एलिलिक हैलाइड। यानी कह सकते हैं जब मोनोहैलाइड एक हैलाइड जब मोनोहैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो और sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इन मोनोहैलाइड को एलिलिक मोनोहैलाइड या एलिलिक हैलाइड कहते हैं। तो जैसे अब देख रहे होंगे कि sp3 संकर कहां पर होता है और sp2 संकर चाहे sp संकर कहां होता है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले आप लोग एक चीज जानना बेहद जरूरी है कि अल्फा एक होता है सिग्मा बांड और एक होता है पाई बांड। तो सिग्मा बांड कहां पर होता है, पाई बांड कहां पर होते हैं। तो आप जानते हैं एक होता है सिंगल बांड और एक होता है डबल बांड और एक होता है ट्रिपल बांड। सिंगल बांड में एक सिग्मा, ये सिग्मा का संकेत है। सिंगल बांड में एक सिग्मा बांड होता है, डबल बांड में भी एक सिग्मा बांड होता है, ट्रिपल बांड में भी एक ही सिग्मा बांड होता है। जबकि सिंगल बांड में जो पाई होता है वह 0 होता है, इसमें पाई जो बांड होता है इसमें नहीं होता है। जबकि डबल बांड में एक पाई बांड होते हैं और ट्रिपल बांड में 2 पाई बांड होते हैं। इसको समझ जाएंगे, बाकी सब समझ जाएंगे sp2 sp3 संकर कहां पर होते हैं सब। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। कार्बन ट्रिपल बांड कार्बन, डबल बांड कार्बन कार्बन, डबल बांड कार्बन। इसमें हाइड्रोजन कर देंगे तो 4 बांड हो जाएगा, 4 बांड है 1 2 3, एक हाइड्रोजन कर दीजिए 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ कर दीजिए 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर 4। कार्बन के पास 4 बांड होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर बता दूंगा कार्बन के पास क्यों 4 बांड ही होता है। तो 3 1 4 और यहाँ पर 1 बांड है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए 1 2 3। अब देखिएगा यहाँ पर संकर जो होता है एक होता है हम लोग का sp2 और एक होता है sp3 और sp3d भी होता है, sp3d2 भी होता है। तो उधर नहीं, मात्र इन तीनों के यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बांड है तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बांड है। तो p का 3 और एक s का p का 3 और एक 4, तो समझ जाएंगे यहाँ पर होगा sp3 होगा। यहाँ पर देखिएगा 1 2 1 सिग्मा इस कार्बन के पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा और इसमें भी 3 सिग्मा, तो 2 1 3 यानी यहाँ पर होगा sp2 संकर होगा। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास यहाँ पर भी 1 सिग्मा, क्योंकि डबल बांड में एक ही सिग्मा बांड होता है, ट्रिपल बांड में भी और सिंगल बांड में भी। तो यहाँ पर इस कार्बन पे यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा और यहाँ पे 3 सिग्मा, तो 3 के लिए 2 1 3 यानी यहाँ पर भी sp2 ही संकर होगा।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ पर भी sp2 ही होगा। 1 2 3 यहाँ पर भी sp2 होगा। इस कार्बन के पास 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 के लिए यस का 1 पी का 1, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा sp संकरण होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 सिग्मा इस कार्बन पे और यहाँ पर भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो sp हो जाएगा संकरण। यहाँ पर sp संकरण, यहाँ पर भी sp संकरण होगा। तो चलिए अब समझ जाते हैं इसमें कि जब मोनोहाइलाइड में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरण, यानी sp3, इसी कारण पे इस हाइड्रोजन को एक ऊपर कर दीजिए और एक नीचे कर देंगे, समझ जाएंगे आप लोग। 1 2 3 4, तो इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ये वाला sp3 संकरण होगा ना। तो कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है और sp3 संकरित कार्बन परमाणु, यह कार्बन परमाणु sp2 संकरण से, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिख देंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा ना, 1 2 3 4। तो वह कार्बन sp2 संकरण कार्बन परमाणु से 1 2 3, तो 2 1 3, यानी sp2 यहाँ पर होगा। sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो इन मोनोहाइलाइड को एलिलिक मोनोहाइलाइड कहते हैं। तो ये था हम लोग का एलिलिक हाइलाइड, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चौथा देखेंगे बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं उसको देखेंगे कि जो CX आबंध होता है, CX आबंध यानी sp3 संकरित जो CX आबंध होता है वह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा जो CX है, यहाँ पर C और X हाइड्रोजन छोड़िए, CX आबंध जो होता है वह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, बेंजीन के रिंग से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन भी। जब मोनोहाइलाइड में sp3 संकरित, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर sp3 संकरित, यहाँ पर जैसे यह मान लीजिए, इसको मान लिया जाता है, यह कार्बन हाइड्रोजन एक ऊपर नीचे और यहाँ पर X हो जाता है, तो 1 2 3 4 sp3 संकरण होगा। तो sp3 संकरित CX जो होता है CX बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, तो उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है एरिन हैलाइड। एरिन हैलाइड, तो उसमें एरिन हैलाइड क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है डायरेक्ट बेंजीन वलय के किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग एरिन हैलाइड कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। जब मोनोहाइलाइड में हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय से कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे एरिन हैलाइड कहते हैं। अब हम लोग का बचा है हम लोग का वाइनिलिक हैलाइड, तब तक इसको नोट करें। नेक्स्ट है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड जो होता है, ये क्या होते हैं, जैसे ये जो मोनोहाइलाइड जो होते हैं, इसमें का जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वह द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। द्विबंधित या दो बंध के माध्यम से कार्बन परमाणु जुड़ा है, इससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। इसका डेफिनेशन देख सकते हैं कि जब मोनोहाइलाइड में हाइड्रोजन परमाणु, जब मोनोहाइलाइड है हम लोग का, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन समूह है, तो मोनोहाइलाइड, जब मोनोहाइलाइड में हाइड्रोजन परमाणु एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन खुला है, खुली श्रृंखला है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ में उपस्थित द्विबंध से जुड़ा होता है, एंड द्विबंध कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। ये समझ गए आप लोग। अब देखेंगे डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। जो डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न होते हैं वह कैसे कैसे होते हैं, वह मेटा यानी मेटा को इस माध्यम के माध्यम से दर्शाते हैं, पैरा को पी से, और होता हम लोग का आर्थो, यानी आर्थो मेटा पैरा के माध्यम से देखते हैं इसको डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न को। एम से मेटा, पी से पैरा, ओ से आर्थो होता है। तो मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते, जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन का।
चलिए क्लोरीन, ये हम लोग का है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है, यदि इसमें एक और क्लोरीन लगा देते हैं हम लोग, एक यहां पर और एक यहां पर। अब देखिए एक क्लोरोबेंजीन है, अब क्लोरोबेंजीन में एक और क्लोरोबेंजीन आ गया, तो जो हम लोग मेन जो होता है उसको कहते हैं 1, वहां से 2, A3, 4, 5 और A6। इसका दो नाम हो सकता है, या कह सकते हैं यहाँ पर 1 कह सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, दो बार क्लोरीन आया है तो डाई क्लोरो बेंजीन, या इसका नाम हो सकता है सबसे अच्छा नाम ये होता है मेटा पोजीशन। इस ग्रुप हम लोग का पहला है तो आर्थो होता है, ये आर्थो, और होता है मेटा और होता है पैरा। आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, ये जो यहाँ पे मेन होता है, जो यहीं के यहाँ से छोड़ करके आर्थो मेटा पैरा, इधर से आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो। आर्थो वो से आर्थो होता है आर्थो डाई, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरोबेंजीन। या एक और ले सकते हैं एग्जाम्पल, क्लोरीन हम लोग यहां पर जुड़ा हुआ हो यदि, और एक क्लोरीन यहां पर जुड़ा हुआ हो, तो क्या हो जाएगा इसका नाम आर्थो मेटा, मेटा पोजीशन पर है तो मेटा, दो क्लोरीन है तो क्या डाई क्लोरो बेंजीन। ये इसका एक और नाम हो सकता है 1, 2, 3, 1, 3 डाई क्लोरो बेंजीन भी हो सकता है। एक और हम लोग देख लेते हैं, पैरा वाला एग्जाम्पल ले लिया जाता है क्या, मान लीजिए क्लोरीन एक आर्थोमेटा और एक आप हो जाएगा क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थोमेटा, पैरा पोजीशन पर है ना, तो पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। यदि हम तीन जैसे रहता तो क्या हो जाता इसका नाम, मान लीजिए कि यहीं पर क्लोरीन है और एक यहाँ पर हो, फिर मान लीजिए एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो, तब क्या नाम हो जाता, तो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 3, 5 ट्राई क्लोरोबेंजीन, पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवें स्थान पर है, तो 1, 3, 5 ट्राई क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आर्थो कहां पर हो जाता है, मेटा और पैरा कहां पर होता है, इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम लोग देखेंगे डाई हैलोजन जो व्युत्पन्न होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, आगे देखेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्नों को 3 भागों में बांटा गया है। जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं उसको 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें से पहला आता है जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड, दूसरा होता है बीस डाइहैलाइड या बीसनल हैलाइड, तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ये आप लोग के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड किसे कहेंगे, यदि कोई मान लीजिए कोई कार्बन की श्रृंखला है, एलिफेटिक कार्बन है, एक कार्बन होते हैं, तो जो हम लोग का हाइड्रोजन परमाणु जो होता है किसी एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ, मान लीजिए इसी पर हो, जो हाइड्रोजन परमाणु इसी पर है और ये भी दूसरा वाला इसी पर भी है, तो ये हाइड्रोजन H2 और यहाँ पर H3 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उससे कहेंगे जेम डाइहैलाइड। आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लीजिए कि जब किसी एलिफेटिक कार्बन में दो हाइड्रोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन पर उपस्थित होता है तो उसे कहेंगे जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। इसका एग्जांपल इस तरह भी दे सकते हैं, मान लीजिए CH3
कार्बन X और यहाँ पर भी X और यहाँ पे CH3। बस बात क्या होनी चाहिए, किसी एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु जब होंगे तो उसी को कहेंगे जेम डाई हैलाइड। दूसरा हम लोग का है बीस डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है कि किसी हैलाइड में यानी हाइड्रोएल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं किसी दो कार्बन के निकटवर्ती होना चाहिए, यानी CH3 CH CH CH3। तो हाइड्रोजन परमाणु एक यहाँ पर है, दूसरा वाला यहाँ पर ही है। यदि यहाँ पर होता तो दूसरा यहाँ पर होता, यदि यहाँ पर होता है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी, यानी दोनों एक दूसरे के निकटवर्ती होना चाहिए, किसी अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है तो उसे हम लोग बीस डाई हैलाइड या बिसनल हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का डिफिनीशन यह होगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु जो होंगे एक प्रथम में होगा तो एक अंत में होगा, उस तरह के जो एग्जांपल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जैसे मान लीजिए CH2 X और यहाँ क्या हो X। यदि प्रथम में एक हो तो एक लास्ट में हो, यानी वह जब हैलाइड प्रथम कार्बन पे और एक अंतिम कार्बन पे जुड़ा होता है तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं हैलाइड जो होते हैं उसको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। इसको आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है CX आबंध की प्रकृति। जो CX आबंध जो होते हैं यानी कार्बन और हाइड्रोजन, यही होता है CX आबंध की जो प्रकृति क्या होती है उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है टॉपिक है CX आबंध की प्रकृति। आप लोग का एनसीईआरटी में एक टॉपिक है CX आबंध की प्रकृति, बहुत ही इजी होता है तो उसमें समझने की बस बात है। जैसे आप लोग को फर्स्ट ईयर पढ़ाया गया होगा होमोलिटिक विदलन और एक होता है हेट्रोलिटिक विदलन, इसी से रिलेटेड है आप लोग का भी। जैसे उसमें पढ़े होंगे आप लोग का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक इंडक्टिव इफेक्ट, तो जो हम लोग का इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक जो प्रभाव है उसी से मिलता जुलता CX आबंध की प्रकृति भी है। तो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु में देखेंगे सबसे अधिक विद्युत ऋणी कौन है, तो हम लोग जानते हैं कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन परमाणु इससे कहीं ज्यादा अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है, यह अधिक विद्युत ऋणी है। तो जो अधिक विद्युत ऋणी जो होता है वह जो साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर सकता है, खींच सकता है। जो साझे का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देख रहे हैं सहसंयोजक बंध बना हुआ है, यानी एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में संयोग करके सहसंयोजक बंध बनाए हैं। तो इसमें जब ब्रेकिंग होगा, जब टूटेगा तो इसमें का जो साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन है वह हाइड्रोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणु ही क्यों इसकी तरह आप दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो रीजन यह है कि जो हम लोग का हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वह कार्बन की अपेक्षा में अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिससे साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। जो अपनी ओर आकर्षित करता है तो उस पर आ जाता है डेल नेगेटिव, और जो जिसके लेकर के इलेक्ट्रॉन लिया होता है उस पर आता है डेल पॉजिटिव, यानी आंशिक ऋणात्मकता इस पर आ जाती है और यहाँ पर आंशिक धनात्मकता। आंशिक मतलब बहुत कम, इसको लिख सकते हैं इस तरह से कार्बन डेल प्लस बॉन्ड हाइड्रोजन डेल नेगेटिव, यानी होता है आंशिक पॉजिटिव चार्ज एक पर हो जाता है और एक पर आंशिक नेगेटिव चार्ज। इसको लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब कार्बन और हाइड्रोजन में आप कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जब टूटते हैं तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु कार्बन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणी है, जिससे हाइड्रोजन पे आंशिक ऋण आवेश
तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। ये हम लोग का CH संबंध की प्रकृति थी। अब हम लोग आगे इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग का लेक्चर अगले में इसका विरचन की विधियां, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी चीजें उसमें पढ़ाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना।